जेठानी बनी कभी दोस्त कभी दुश्मन। सुबह का समय है। घर की दोनों बहुएं नेहा और सुरीली तैयार होकर हॉल में आती हैं। हॉल में सास ससुर बैठे होते हैं। तभी सुरीली उनसे बोलती है, मम्मी जी, पापा जी, देखिए हम दोनों आज शॉपिंग के लिए मार्केट जा रहे हैं, थोड़ा घूमना फिरना हो जाएगा। हाँ मम्मी जी, सुरीली का मन कर रहा था कि बाहर जाकर कुछ नया देखा जाए, हम बस थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। जाओ बेटा, लेकिन बाजार जाकर कोई नया बखेड़ा खड़ा मत कर देना। क्या मम्मी जी, आपको क्या लगता है, क्या हम देवरानी जेठानी आपको बाहर बखेड़ा खड़ा करने वाली लगती हैं? बेटा, हमें सब पता है, हमें अच्छे से मालूम है कि तुम दोनों देवरानी जेठानी घर के बाहर क्या क्या कर सकती हो। पापा जी, आप ही कहिए मम्मी जी, कहना क्या चाहती हैं? हम तो बस सामान लेने जा रहे हैं, कोई लड़ाई करने नहीं। अरे कुछ नहीं, जाओ तुम लोग मार्केट जाओ, तुम्हें वैसे भी देर हो रही होगी। अब दोनों बहुएं खुशी खुशी बाजार की तरफ निकल जाती हैं। दोनों बाजार की एक बड़ी और चमकती हुई ज्वेलरी की दुकान पर पहुंचती हैं और झुमके देखने लगती हैं। सुरीली को एक झुमका पसंद आता है। सुरीली नेहा से पूछती है, देखो देवरानी जी, ये झुमका कैसा लग रहा है? मुझे लगता है ये मेरे कानों पर बहुत ज्यादा जचेगा। जेठानी जी, ये झुमका तो बहुत ही प्यारा है, वाकई में बहुत शानदार डिजाइन है, आप पर बहुत अच्छा लगेगा। भैया, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही एक झुमका देना, हम दोनों एक जैसे झुमके पहनेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। माफ करना मैडम, इस डिजाइन का ये सिर्फ एक ही पीस बचा है, दूसरा सेट हमारे पास अभी मौजूद नहीं है। कोई बात नहीं देवरानी जी, तुम ये वाला रख लो, मैं अपने लिए कोई दूसरा डिजाइन पसंद कर लेती हूँ। नहीं, एक काम करो, आप ये वाला रख लो, ये डिजाइन आप पर ज्यादा जचेगा, मैं कुछ और देख लूंगी। अच्छा ठीक है, अगर तुम मेरी पसंद की चीज मुझे ही दिला रही हो तो मैं इसे जरूर रखूंगी, तुम बहुत अच्छी हो। अब दोनों ज्वेलरी की दुकान से निकलकर साड़ियों की एक विशाल दुकान पर पहुंचती हैं। वहां नेहा दुकानदार से कहती है, भैया अच्छी सी साड़ी दिखाओ, एकदम लेटेस्ट डिजाइन होनी चाहिए, कीमत की कोई परवाह नहीं है। नेहा की बात सुनकर दुकानदार अच्छी साड़ी दिखाता है। एक सुंदर साड़ी को देखकर सुरीली नेहा से कहती है, जेठानी जी, ये वाली साड़ी देखो, ये रेशमी कपड़ा कितना मुलायम है, इसका रंग भी कितना खिला हुआ है ना। देवरानी जी, ये साड़ी बहुत अच्छी है, ये रंग तो आप पर बहुत खिलेगा, आपको ये जरूर लेनी चाहिए। अरे नहीं, मैं तो आपके लिए देख रही थी, मुझे लगा ये आप पर ज्यादा अच्छी लगेगी, तुम इसे ट्राई करो ना। अरे नहीं देवरानी जी, मैं अपने लिए नहीं पूछ रही, मैं तो आपकी बात कर रही हूँ, आप इसे लीजिए, ये मेरा तोहफा समझिए। आप सच में मेरे लिए इतनी खूबसूरत साड़ी पसंद कर रही हो? मेरा दिल तो बाग बाग हो गया जेठानी जी। सुरीली खुशी खुशी वो साड़ी पैक करवा लेती है और दोनों अब मॉल के अगले सेक्शन की तरफ बढ़ती हैं। दोनों मॉल के भीड़ भाड़ वाले फुटवेयर सेक्शन में पहुंचती हैं। तब सुरीली नेहा से कहती है, ये वाली सैंडल देखो, ये उस साड़ी के साथ मैच करेंगे जो अभी हमने ली है। बिल्कुल जेठानी जी, ये तो परफेक्ट मैच है, चलिए ये भी ले लेते हैं। ऐसा कहकर नेहा सैंडल पैक करवा लेती है। तब वहां खड़ी एक औरत उन दोनों का इतना प्यार देखकर कहती है, अरे वाह, आप दोनों को देखकर लग रहा है जैसे सगी बहनें हो, आज के दौर में इतना प्यार कहीं नहीं दिखता। अरे नहीं आंटी जी, हम सगी बहनें नहीं हैं, हम तो देवरानी जेठानी हैं, लेकिन रहते सहेलियों की तरह हैं। हाँ आंटी, हमारा रिश्ता ही ऐसा है कि हम सहेलियों की तरह रहते हैं, लेकिन अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वाह, सच में हर देवरानी जेठानी को ऐसा ही होना चाहिए, आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। वो औरत उन्हें दुआ देकर आगे बढ़ जाती है और दोनों फिर से शॉपिंग में मशगूल हो जाती हैं। कुछ ही देर बाद मॉल के बीचों बीच अचानक चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। लोग इकट्ठा होने लगते हैं। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था, मुझे पता था कि तुम ऐसे ही नाटक करोगी। हाँ, और मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे पहले पता होता कि तू ऐसी है तो मैं देवर की शादी तुझसे होने ही नहीं देती। क्या कहा? ऐसे कैसे नहीं होने देती देवर से शादी? तू रोक लेती क्या मुझे? तू होती कौन है बोलने वाली? देख सुरीली, अपनी जुबान को लगाम दे, नहीं तो मैं आज यहीं पर तेरा सारा तमाशा निकाल दूंगी। तो क्या तमाशा निकालेगी? तू खुद एक बहुत बड़ी ड्रामेबाज है, मुझे तेरी असलियत पहले ही पता चल गई थी। दोनों एक दूसरे के बाल पकड़ लेती हैं और हाथापाई शुरू हो जाती है। तभी मॉल का वॉचमैन उन्हें छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है, अरे अरे अरे, क्या कर रही हैं आप दोनों? आपको लड़ाई झगड़ा करना है तो घर पर जाकर करो, यहाँ मॉल में हंगामा मत करो। छोड़ो मुझे, आज तो मैं इसे पता कर रहूंगी, ये बहुत ज्यादा बोलने लगी है, इसकी जबान काटनी पड़ेगी। अरे कहा ना, अगर झगड़ा करना है तो कहीं और जाकर करो, यहाँ मत लड़ो। देख लूंगी तुझे, घर चल, वहीं हिसाब होगा, यहाँ तू बच गई है क्योंकि लोग बीच में आ गए। हाँ, मैं भी देख लूंगी। ऐसा कहकर दोनों गुस्से में मुड़कर अलग अलग दिशाओं में चली जाती हैं और वहीं भूमिका उन्हें दूर से देखकर हैरान रह जाती है और अपने आप से कहती है, हे भगवान, थोड़ी देर पहले तो ये दोनों देवरानी जेठानी कह रही थी कि हम सहेलियों की तरह रहते हैं, कितने प्यार के साथ सगी बहनों की तरह, और अभी दुश्मनों की तरह लड़ रही हैं। समझ नहीं आता कि ये सहेलियां हैं या दुश्मन।
इधर शाम के वक्त सुरीली गुस्से में तेज कदमों से घर में आती है तो पूनम सुरीली को अकेला आता देखकर सुरीली से पूछती है, अरे सुरीली, तुम्हारी जेठानी कहाँ है? उसे कहाँ छोड़कर आ गई तुम? अकेले क्यों आई हो? मुझे नहीं मालूम, पीछे आ रही होगी वो, उससे ही पूछ लेना। ऐसा कहकर सुरीली पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तभी नेहा भी लाल मुंह लिए घर के अंदर आती है। उसे देखकर पूनम कहती है, क्या हुआ नेहा? साथ गई थी ना तुम दोनों, फिर तुम दोनों के बीच में क्या हो गया जो तुम अलग अलग आ रही हो? कुछ नहीं, अपनी छोटी बहू से पूछ लेना मम्मी जी, उन्हें तो बस दूसरों को नीचा दिखाना आता है। नेहा भी कमरे में जाकर दरवाजा जोर से बंद कर लेती है। ये देखकर पूनम हंसने लगती है। पड़ोसी साक्षी और रोशनी हॉल में बैठी ये सब देख रही हैं। तभी साक्षी पूनम से कहती है, अरे भाभी, आपकी दोनों बहुएं एक दूसरे से इतनी नाराज हैं और आप यहाँ हंस रही हैं। अरे बेटा, ये तो इनका रोज का काम है। अभी लड़ रही हैं, बाद में फिर एक हो जाएंगी। इनका पता ही नहीं चल पाता कि देवरानी और जेठानी दोस्त है या दुश्मन। मैं कुछ समझी नहीं, कल तो ये एक दूसरे की इतनी तारीफ कर रही थी और आज ये हाल। बेटा कल तुम सुबह आना, मैं तुम्हें कल सुबह इसका असली रंग दिखाऊंगा, तुम्हें सब पता चल जाएगा। अगली सुबह रसोई में नेहा और सुरीली साथ में काम कर रही हैं। तभी सुरीली कहती है, जेठानी जी, इलायची कहाँ रखी है? मिल नहीं रही, चाय में डालनी है। वो साइड वाले छोटे डिब्बे में रखी हुई है देवरानी जी, लाइए मैं निकाल देती हूँ। चाय कैसी बनाऊं, फीकी या कड़क? मुझे लगता है आज कड़क चाय की जरूरत है। हाँ देवरानी जी, मैं रात में अच्छे से सो नहीं पाई थी, मुझे तो एकदम कड़क चाय चाहिए। आप बहुत अच्छी चाय बनाती हो। ठीक है, अभी आपकी देवरानी एकदम लाजवाब चाय बनाती है। वैसे नाश्ते में क्या खाओगी? आज मैं तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाऊंगी, बताओ क्या बनाऊं? मेरा मन तो सैंडविच खाने का है, लेकिन ब्रेड तो घर में है ही नहीं, शायद मंगाना पड़ेगा। चिंता मत करो, मैं अभी पुनीत को बोलती हूँ, वो ब्रेड लेकर आएगा। आज मेरी जेठानी सैंडविच ही खाएंगी। उसी दिन सुबह घर पर पड़ोसी साक्षी, रोशनी और नीतू हॉल में सुबह की चाय पीने आती हैं और ये सब देखकर दंग रह जाती हैं। तभी साक्षी कहती है, अरे कल तो ये दोनों ऐसे गुस्सा दिखा रही थी जैसे कभी एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगी, और आज दोनों दोस्त की तरह बिहेव कर रही हैं। ये कैसे मुमकिन है? भला कि कल दुश्मन, आज इतने गहरे दोस्त बन गए। अरे हमारे घर की दोनों बहुएं ऐसी ही हैं, कभी तो गहरे दोस्तों की तरह व्यवहार करती हैं और कभी दुश्मनों की तरह। इन्हें देखकर कोई नहीं बता सकता कि ये दोस्त है या दुश्मन। थोड़ी देर बाद पड़ोसी चाय पीकर चले जाते हैं। सुरीली पुनीत को ब्रेड लाने भेज देती है। पुनीत ब्रेड लेकर आता है और सुरीली सभी के लिए सैंडविच बनाती है। पूरा परिवार नाश्ते की मेज पर आकर बैठ जाता है। सुरीली सबको सैंडविच सर्व करती है और नेहा सबको पानी देती है। तभी हिरेंद्र उन दोनों से कहता है, सुना है कल तुम दोनों ने मॉल में काफी ड्रामा किया था और एक दूसरे के बाल नोचे। हिरेंद्र, तुम अपनी प्लेट पर ध्यान दो। हम देवरानी जेठानी के बीच क्या होता है ये तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है। भाभी, आप दोनों की जोड़ी भी तो बेमिसाल है। मुझे तो लगता है कि आप दोनों की कोई फिल्म बननी चाहिए। चुप कर आरती, तू अपना सैंडविच खा। हमारी दोस्ती को किसी की नजर न लगे, बस यही दुआ कर। ऐसा कहकर नेहा और सुरीली सभी के साथ बैठकर सैंडविच खाने लगती है। तभी सुरीली देखती है कि नेहा जल्दी जल्दी सैंडविच खा रही थी। ये देखकर सुरीली नेहा से कहती है, अरे जेठानी जी, मैंने आपके लिए इतने प्यार से सैंडविच बनाए हैं, थोड़ा आराम से और स्वाद लेकर खाओ। देवरानी जी, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं धीरे कैसे खाऊं? अरे जेठानी जी, सैंडविच हमेशा धीरे धीरे ही खाना चाहिए ताकि उसकी फिलिंग का टेस्ट हर बाइट में आए। थोड़ी थोड़ी बाइट लेकर चबा चबा कर खाइए ना। देखिए देवरानी जी, मुझे ये सब नहीं होता। मैं तो जल्दी जल्दी खाना खाती हूँ, बस बात खत्म। मुझे तेज भूख भी लगी हुई है। अच्छा, इसका मतलब है तुम बंदर की तरह खाती हो, क्योंकि फटाफट तो बंदर ही खाना खाते हैं। क्या कहा आपने? मैं बंदरिया हूँ? मैंने तो ऐसा नहीं कहा, आप ही ऐसा कह रही हैं। अच्छा, मैं बंदरिया तो तुम बिल्ली। क्या तुमने मुझे बिल्ली कहा? मम्मी जी, पापा जी, आप देख रहे हो, ये मुझे बिल्ली कह रही है। मैंने इसके लिए कितने प्यार से सैंडविच बनाए और इसे खाना सिखा रही थी, और ये मुझसे बदतमीजी से बात कर रही है। तभी दोनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। उनकी बहस सुनकर पूनम रिलैक्स मूड में आती है और कहती है, अरे तुम दोनों ये बहस बाद में करना, पहले जाओ मेरे लिए रसोई से पानी लेकर आओ। हाँ, और ये लड़ाई खत्म हो जाए तो मेरे लिए एक कप चाय भी लेते आना। पानी और चाय में बाद मिलाऊंगी, पहले मैं इसे देख लूं, ये बहुत बोलने लगी है। अरे तुम दोनों के झगड़ा खत्म हो जाए तो हमारे लिए टिफिन ला देना, हमें ऑफिस के लिए देर हो रही है। ये सुनकर नेहा और सुरीली दोनों एक दूसरे को गुस्से में देखती हैं और रसोई में जाती हैं और टिफिन लाकर अपने अपने पतियों को देती हैं। ससुराल वालों को उनकी नोक झोंक के बारे में पता है, इसलिए वो उन्हें कभी भी सीरियसली नहीं लेते। लेकिन क्या मोहल्ले वाले भी ऐसा ही सोचते हैं? एक दिन नेहा और सुरीली दोनों सब्जी वाले को देखकर बाहर जाती हैं। तब भोला उनसे कहता है, आइए आइए भाभी जी, ताजी भिंडी आई है, एकदम मुलायम और हरी, ले लीजिए, बहुत अच्छी सब्जी बनेगी। हाँ भैया, जरा आधा किलो भिंडी तोल देना।
नहीं नहीं भैया, भिंडी रहने दो, आप आलू दे दो। आज आलू की कचौड़ी खाने का मन है। भिंडी सेहत के लिए अच्छी होती है, आलू खाकर वजन बढ़ जाएगा, भिंडी ही लेंगे। मुझे नहीं खानी भिंडी, तुम हमेशा अपनी मर्जी चलाती हो, आलू की कचौड़ी ही बनेगी आज। देख सुरीली, जिद मत कर, भिंडी सेहतमंद होती है और मैं वही बनाऊंगी। तभी हरिया बोलता है, अरे भाभी जी, आप दोनों झगड़ क्यों रही हैं? आप दोनों अपनी अपनी पसंद की सब्जियां ले लीजिए। दोनों हरिया की बात नहीं सुनती और आपस में झगड़ती रहती हैं और मोहल्ले की औरतें उन्हें फिर से लड़ते हुए देखकर कहती हैं, अरे भैया, आप इन दोनों को छोड़िए, आप मेरे लिए 1 किलो लौकी तोल दो। हाँ, और मेरे लिए भी 1 किलो टमाटर दे दो। अरे ऐसे कैसे? रुको भैया, जब तक हम दोनों देवरानी जेठानी फैसला नहीं कर लेती कि क्या बनेगा, तब तक कोई बीच में नहीं आएगा। अरे ये आपके घर का मामला है, आप घर में जाकर सुलझाइए ना, यहाँ बखेड़ा क्यों कर रही हैं? हम दोनों कहीं भी झगड़ा करें, आप होती कौन है बीच में बोलने वाली? ये हमारा पारिवारिक मामला है, आपको बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों को झगड़ा ही करना है तो कहीं और जाकर करो ना, हमारा समय क्यों बर्बाद कर रही हो? हमें सब्जियां लेने दो, तुम दोनों कहीं और जाकर झगड़ा करो। तभी सुरीली और नेहा पड़ोसियों से ही लड़ने लग जाती हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी जेठानी से ऐसे बात करने की? आपने हमें समझ क्या रखा है? हम झगड़ा करें या बहस करें वो हमारी मर्जी। अरे अरे सुरीली, शांत हो जाओ, इन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला है, तुम इतना गुस्सा मत करो। हम सब्जी बाद में ले लेंगे, अभी चलो यहाँ से। इन लोगों से बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों घर की तरफ निकल जाती हैं, सभी उनको देखते रह जाते हैं। तभी हरिया बोलता है, अरे ये दोनों जेठानी देवरानी थोड़ी अजीब हैं। अब ये दोनों झगड़ा कर रही थी, अभी साथ हो गई। ये तो अजूबा ही है। इन दोनों को कोई नहीं समझ सकता, ये दोनों ऐसी ही हैं। ये दोस्त हैं या दुश्मन, इनके परिवार वाले इन्हें आज तक समझ ही नहीं पाए, हम कैसे समझेंगे? दोनों बिना सब्जी लिए ही घर वापस आ जाती हैं। ये देखकर पूनम पूछती है, क्या बात है, तुम दोनों सब्जी लेने के लिए गई थी? तुम्हारे हाथों में सब्जी तो दिख ही नहीं रही, सब्जी लेकर नहीं आई तुम दोनों? माँ जी, हम सब्जी लेने तो गए थे, पर बीच बाजार में हम आपस में बात कर रहे थे कि कौन सी सब्जी लेंगे, और एक औरत ने हमें बोलना शुरू कर दिया, तो हमारी बहस हो गई, तो हम सब्जी नहीं ले पाए और हमें बिना सब्जी लिए ही वापस आना पड़ा। हम फिर कभी अब जाकर सब्जी ले आएंगे। इतना बोलकर दोनों अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। तभी पूनम अपनी बेटी आरती से बोलती है, इन दोनों का तो कुछ करना पड़ेगा। ये दोनों आपस में भी झगड़ा करती हैं और कोई इन्हें कुछ बोल दे तो ये उन लोगों से भी झगड़ा करके आ जाती है। जाने दो ना माँ, तुम्हें तो पता है ना, उनकी आदत है, ये फिर ठीक हो जाएंगी। पर मुझे इसका कुछ तो उपाय निकालना होगा ताकि उनकी ये जो आदत है वो ठीक हो सके, वरना ये बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। उनकी एकता दुश्मनी है या प्यार, ये तो हमें भी आज तक समझ में नहीं आया। मुझे अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगले दिन सुबह रसोई में नेहा और सुरीली एक बार फिर साथ काम कर रही हैं। जेठानी जी, आज क्या बना रहे हैं? मेरा मन है कि आज हम जेठ जी की पसंद का खाना बनाएं, उन्हें मटर पनीर बहुत पसंद है। नहीं नहीं देवरानी जी, आज तो देवा जी की पसंद का खाना बनेगा, उन्हें दाल बाटी चूरमा कितना पसंद है, आज देवा जी खुश हो जाएंगे। ठीक है जेठानी जी, आपकी बात मान लेती हूँ, आज मेरी पुनीत जी की पसंद का दाल बाटी चूरमा ही बनेगा। सुरीली खुशी खुशी दाल बाटी चूरमा बनाने लगती है और नेहा भी उसकी मदद करती है। रात को खाने की मेज पर पूरा परिवार बैठता है और पुनीत पहला कौर लेते ही, वाह आज तो मजा आ गया, भाभी किसने बनाया ये दाल बाटी चूरमा, बहुत स्वादिष्ट है। मैंने और जेठानी जी ने साथ मिलकर बनाया है पुनीत जी। भाई वाह सुरीली, तुम्हारी तो बात ही क्या है। और भाभी आपने भी जरूर कुछ कमाल किया होगा, आप दोनों की जोड़ी बेमिसाल है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मोहल्ले में भजन संध्या थी। शाम को घर में भजन संध्या का आयोजन है। दोनों देवरानी जेठानी भजन संध्या में जाने के लिए तैयार होती हैं। तभी हॉल में बैठी पूनम सभी लोगों से कहती है, ये दोनों तैयार होकर भजन संध्या में तो जा रही है, पर मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि इन्हें जाने दूं या नहीं, कहीं वहां भी जाकर कोई नया तमाशा न खड़ा कर दे। अरे पूनम, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? भजन संध्या है, कोई अखाड़ा थोड़े है, जाने दो उन्हें। जाकर थोड़ी देर भगवान का नाम सुनेंगी तो शायद कुछ शांति आ जाए। वैसे भी मुझे नहीं लगता वहां जाकर वो झगड़ा करेंगी। पापा आपको तो पता है इन दोनों का स्वभाव कैसा है। अभी यहाँ से कितनी अच्छी तरह निकलेंगी, प्यार से एक दूसरे का हाथ पकड़कर, और वहां जाकर पक्का किसी न किसी बात पर लड़ने लगेंगी। पिछले हफ्ते बाजार में जो हुआ वो याद नहीं है आपको? हाँ माँ, भैया की बात सही है। भजन संध्या में भी अगर इन्होंने हंगामा कर दिया तो मोहल्ले में हमारी कितनी बेइज्जती होगी। मुझे तो डर लग रहा है कि कोई इन्हें टोक न दे और ये उस पर ही भड़क न जाए। सब मिलकर आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी नेहा और सुरीली दोनों वहां आ जाती हैं। क्या हुआ आप लोगों को? कौन सी इतनी गंभीर चर्चा चल रही थी? हम दोनों को देखते ही आप सब एकदम चुप से क्यों हो गए? क्या हमारे जाने के बाद कोई गुप्त मीटिंग हो रही थी? अरे नहीं बेटा, कोई गुप्त मीटिंग नहीं, हम लोग तो बस तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे, देख रहे थे कि तुम दोनों कितनी सुंदर लग रही हो। हमारे बारे में?
क्या बातें कर रहे थे आप लोग माँ जी? आप सब इतने परेशान क्यों लग रहे थे? अरे कुछ नहीं, तुम दोनों को देर हो रही होगी, अब ज्यादा मत सोचो, तुम लोग जाओ अच्छे से भजन सुनकर आना। उसके बाद देवरानी जेठानी दोनों भजन संध्या में चली जाती हैं। भजन संध्या में पहुंचकर वो एक तरफ बैठ जाती हैं। तभी पड़ोसन साक्षी उन्हें एक साथ देखकर फुसफुसाते हुए नीतू से कहती है, नीतू ये देखो, ये दोनों फिर से दोस्त बनकर यहाँ आ गई। उस दिन इनके घर के बाहर क्या ड्रामा चल रहा था और अब देखो एक दूसरे के साथ ऐसे बैठी हैं जैसे सगी बहन हो। तो इनकी दोस्ती पर मत जा साक्षी, मैं तो इन्हें बचपन से देखती आ रही हूँ। थोड़ी ही देर में इनमें फिर से दुश्मनी हो जाएगी। इनका तो रोज का तो है ये। भजन संध्या शुरू होने दे, देखना किसी न किसी बात पर पक्का कोई नया तमाशा होगा। तभी साक्षी और नीतू की बात सुनकर नेहा कहती है, साक्षी दीदी, आप हमारी इतनी चिंता क्यों करती हैं? अगर हम दोनों दुश्मन हैं तो भगवान ऐसी दुश्मन हर देवरानी जेठानी को बनाए। आपकी कोई देवरानी नहीं है और ना ही कोई जेठानी, तो आपको कैसे पता चलेगा कि देवरानी जेठानी के बीच कैसा रिश्ता होता है? आपको शायद पता ही नहीं है कि ये प्यार भरी नोकझोंक होती है, असली दुश्मनी नहीं। हाँ जेठानी जी, तुम सही कह रही हो। अगर इनकी कोई देवरानी जेठानी होती तो इन्हें बताती कि उन्होंने कितना गंदा मेकअप किया है और कितनी गंदी ज्वेलरी पहनी है। भजन संध्या में आई है या किसी फैशन शो में, इन्हें क्या पता दोस्ती और प्यार की कीमत। इन्हें तो बस दूसरों के घर में झांकना आता है। ये सारी बातें सुनकर माधवी जो पास ही बैठी थी उन दोनों की तरफ देखती है। अरे भाई, तुम दोनों मिलकर साक्षी का कितना मजाक उड़ाओगी। पहले तो पूरे मोहल्ले को अपने घर के बाहर में तंग किया, अब यहाँ भजन के माहौल में शुरू हो गई। तुम दोनों यहाँ साक्षी का मजाक उड़ाने आई हो या भजन करने? थोड़ा भगवान का ध्यान कर लो। क्यों यहाँ भी अपने घर का अखाड़ा बना रही हो? माधवी की बात सुनकर सुरीली और नेहा दोनों को शायद अपनी गलती का एहसास होता है और वो भजन गाने लगती हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद भजन की लय टूट जाती है। तभी अचानक नेहा कहती है, अरे देवरानी जी, ये कैसे उदासी वाला भजन गा रहे हो? ये तो बहुत धीमा और थका हुआ है। कोई और भजन गाओ ना जिसमें थोड़ी रूह हो, मजा आ जाए। जेठानी जी, मुझे तो यही अच्छा लगता है। ये भजन मेरे दिल को शांति देता है, इसीलिए इसे गा रही हूँ। आप भी इसी में मेरा साथ दीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा। अच्छा तो ठीक है, फिर तुम चुप रहो, मैं भजन गाती हूँ। मुझे पता है कि कब कौन सा भजन गाना चाहिए। आपको मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी आवाज देखो, फटे पांच जैसी आवाज है तुम्हारी, और मुझे कह रही हो चुप रहने को। तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे घर के हर काम में चुप करा दो। मुझे मत सिखाओ कि कब और क्या करना है। जबान संभाल कर बात कीजिए। मैं आपकी जेठानी हूँ और आपसे छोटी नहीं हूँ कि आप मुझे डांटेंगी। मैंने आपको बस भजन बदलने के लिए कहा था, आपकी आवाज पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। हाँ तो जेठानी की तरह रहो ना, हमेशा मलिक क्यों बनने की कोशिश करती हो? मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तुम अपना काम करो। दोनों की बहस देखकर सभी लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं। तभी साक्षी कहती है, अरे ये भजन संध्या तो किसी और ही कंपटीशन में बदल गई है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये भजन गा रही है या आपस में कुश्ती कर रही हैं। जिस तरह से एक दूसरे की आवाज पर टिप्पणी कर रही हैं, लगता है ये यहाँ अपनी गायकी का नहीं बल्कि दुश्मनी का प्रदर्शन करने आई है। भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर इन देवरानी जेठानी को एक खून माफ हो जाए तो ये इसी वक्त एक दूसरे का खून कर दे। इनके झगड़े में इतना जोश होता है कि देखने वाले भी घबरा जाए। थोड़ी देर पहले तो कितनी प्यार से बैठी हुई थी और अब ऐसा लग रहा है जैसे कई सालों की दुश्मनी निकाल रही हूँ। दोनों की तू मैं इतनी बढ़ जाती है कि भजन का सारा माहौल खराब हो जाता है। नेहा और सुरीली दोनों गुस्से में लाल पीली होकर लड़ाई करते हैं और लड़कर दोनों बिना भजन सुने ही घर वापस आ जाती हैं। अगली सुबह सुरीली और नेहा किचन में जाती है। वो खाना बनाने के लिए कढ़ाई और बर्तनों को ऐसे पटक पटक कर काम करने लगती है जैसे वो बर्तन न हो बल्कि एक दूसरे पर अपना गुस्सा निकाल रही हो। तभी हॉल में बैठी पूनम की नजर उनकी तरफ जाती है और वो कहती है, लगता है इन दोनों ने फिर से कुछ तनातनी हुई है। कल दोनों साथ गई थी पर अलग अलग आई हैं। लगता है भजन संध्या में कुछ हुआ होगा। अब ये घर को सिर पर उठाएंगी। अरे तुम तो इन दोनों को जानती हो ना, ये खुद ही ठीक हो जाएंगी। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इनका तो ये रोज का खेल है। अब रात होती है और घर में सन्नाटा है। सब अपने अपने कमरे में जा चुके हैं। नेहा और सुरीली भी अपने अपने कमरों में हैं, लेकिन दोनों की आंखों में नींद नहीं है। वो करवटें बदल रही हैं और एक दूसरे के बारे में सोच रही हैं। तभी नेहा मन में सोचती है, जेठानी जी वैसे बुरी नहीं है। उन्होंने मेरे लिए अपनी पसंद का झुमका छोड़ दिया और कितने प्यार से मेरी पसंद का खाना बनवाया। लेकिन उनका गुस्सा बहुत बुरा है। वो हमेशा मुझे छोटी समझने लगती हैं। ये मुझे पसंद नहीं। उन्हें लगता है कि बस वही सही है और बाकियों को चुप करा सकती हैं। उधर नेहा भी अपने कमरे में परेशान सुरीली के बारे में सोच रही है। सुरीली ने भी तो मेरे लिए इतनी महंगी साड़ी पसंद की थी। वो मेरा कितना ख्याल रखती है, पर वो जबान बहुत चलाती है। उसे तमीज से बात करना सिखाना होगा, तभी घर में शांति रहेगी। अब रात बीतती है और सुबह सुबह नेहा रसोई में आती है और देखती है कि सुरीली पहले से ही वहां नाश्ता बना रही है।
जिठानी जी, आप इतनी जल्दी उठ गई और काम भी शुरू कर दिया। लाइए मैं भी कुछ मदद कर देती हूँ। आप रात को ठीक से सोई नहीं होंगी, आप आराम कीजिए। हाँ, कल रात मुझे नींद नहीं आई, करवटें बदलती रही। मुझे लगा मैं नाश्ता बना लूँ तो शायद मन हल्का हो जाए और दिमाग शांत हो जाए। तुम भी आराम करो, अभी तो सुबह ही हुई है। दीदी, कल के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपसे वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मेरी वजह से ही सब हंगामा हुआ और आपको चोट भी लग गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं देवरानी जी, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी तो गुस्से में क्या क्या बोल गई। मैंने भी तो आपको कितना बुरा भला कहा। हम दोनों ही पागल हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगते हैं और फिर रात भर परेशान होते हैं। चलो अब सब भूल जाते हैं। दोनों गले मिलते हैं, फिर से साथ मिलकर काम करने लगते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दोपहर का समय है। नेहा और सुरीली सोफे पर बैठकर पुराने फोटो एल्बम देख रही हैं। देखिए देवरानी जी, ये तुम्हारी शादी की फोटो है। तुम इस लाल जोड़े में कितनी प्यारी लग रही थी, बिल्कुल राजकुमारी जैसी। उस दिन सबकी आंखें तुम पर ही टिकी हुई थी। अरे देखिए देवरानी जी, यहाँ आप मेरे साथ स्टेज पर खड़ी हैं। उस दिन आपने मेरा कितना साथ दिया था, मुझे याद है। आप ही मेरे लिए पानी लाई थी और मुझे हिम्मत दी थी। उस दिन मुझे लगा था कि मुझे बड़ी बहन मिल गई है। दोनों पुरानी यादों में खोई हुई हैं। तभी पूनम रसोई में बाहर आती है और उन्हें इतने करीब देखकर मुस्कुराती है। वाह, आज तो बड़ी शांति है घर में। एल्बम देखा जा रहा है। काश ये प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे। मम्मी जी, हम तो हमेशा प्यार से ही रहना चाहती हैं, बस कभी कभी नजर लग जाती है। हाँ मम्मी जी, अब हम तय कर चुके हैं कि हम दोबारा कभी मॉल जैसी लड़ाई नहीं करेंगे। पूनम ये सुनकर खुश हो जाती है। शाम का समय होता है। शाम की चाय बन रही है। नेहा अदरक कूट रही है और सुरीली पकौड़े तल रही है। तभी नेहा बोलती है, देवरानी जी, पकौड़ों में थोड़ा नमक ज्यादा लग रहा है। जरा एक बार चक्कर देखिए। मुझे लग रहा है शायद अंदाजा थोड़ा गलत हो गया। ऐसा क्यों ना हो कि एक बार चक्कर इसे ठीक कर लिया जाए, वरना सब लोग शिकायत करेंगे। नमक ज्यादा है? क्या बात कर रही हो सुरीली? मैंने तो बिल्कुल नाप कर डाला है। एक एक चम्मच ध्यान से डाला है। लगता है तुम्हारी जबान ही खराब हो गई है, या फिर जानबूझकर मेरी गलती निकालना चाहती हो, जैसे हमेशा करती हो। क्या तुम्हें शांति नहीं मिलती जब तक तुम कोई बखेड़ा न खड़ा कर दो? मेरी जबान खराब नहीं है, मैं बस सच बोल रही हूँ। और गलती तो गलती होती है, चाहे जानबूझकर निकालो या नहीं। आप हमेशा अपनी बात को ही सही मनवाती हो। जैसे आपको तो सब कुछ आता है और बाकियों को कुछ भी नहीं। ये मेरी कमियां निकालने की आदत अब बंद कर दीजिए। मैं आपसे सच कह रही हूँ, इसमें गलती मेरी नहीं है। तो ठीक है, तुम खाओ पकौड़े, मैं सबको देकर आती हूँ। उन्हें तो कोई शिकायत नहीं होगी। तुम अपना अलग से बना लो या बाहर से मंगवा लो। चाय का कप मेज पर रखते हुए सुरीली का हाथ नेहा से टकरा जाता है और गर्मा गर्म चाय सुरीली के हाथ पर गिर जाती है। मेरा हाथ जल गया। जेठानी जी, आप देखकर नहीं चल सकती क्या? अरे देवरानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा इरादा आपको चोट पहुंचाने का नहीं था। मैं तो बस कप रख रही थी। रहने दीजिए, आप हमेशा ही ऐसा करती हैं, जानबूझकर मुझे तकलीफ पहुंचाती है। तभी नेहा दौड़कर दवा लेकर आती है और नेहा के हाथ पर मरहम लगाती है। यह देखकर नेहा का गुस्सा ठंडा हो जाता है। अगले दिन दोनों फिर से मिलकर सब्जी मंडी जाती हैं। नेहा, देखो वो ताजा आम आए हैं। तुम्हें आम पन्ना बहुत पसंद है ना? चलो लेते हैं। रहने दीजिए दीदी, मुझे कुछ नहीं लेना। आप अपनी शॉपिंग कीजिए, मैं बस साथ आई हूँ। अरे कब तक नाराज रहोगी? मैंने गलती से चाय गिराई थी, क्या उसके लिए तुम मुझसे बात करना बंद कर दोगी? बात सिर्फ चाय की नहीं है, बात आपके व्यवहार की है। आप हर चीज में मुझे नीचा दिखाती है। मैं नीचा दिखाती हूँ? आप तो जैसे दूध की धुली हो। मॉल में किसने किसके बाल खींचे थे? मंडी में फिर से शोर मच जाता है। लोग मुड़ मुड़ कर देखने लगते हैं। हरिया सब्जी वाला भी वहीं खड़ा होता है। अरे भाभी जी, फिर शुरू हो गई आप दोनों। हरिया भैया, आप बीच में मत बोलिए। आज तो मैं इनसे अपना हिसाब बराबर करके रहूंगी। हिसाब बराबर करेगी? तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी? जा, जो करना है कर ले। सुरीली गुस्से में मंडी से बाहर निकल जाती है और नेहा को वहीं अकेला छोड़ देती है। नेहा घर आ जाती है पर सुरीली घर नहीं पहुंचती। रात के 10 बज चुके हैं। तभी पूनम बोलती है, राजवीर जी 10 बज गए हैं, सुरीली अभी तक नहीं लौटी। मुझे बहुत चिंता हो रही है। अरे नेहा, तुम तो साथ गई थी ना, वो कहाँ रह गई? तुमने उसे अकेला क्यों छोड़ा? पापा जी, हमारा झगड़ा हुआ था और वो गुस्से में मंडी से निकल गई थी। मुझे लगा वो घर पहुंच गई होगी। नेहा भाभी, अगर उसे कुछ हुआ ना तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप दोनों की ये लड़ाई अब खतरनाक मोड़ ले रही है। पुनीत, शांत हो जाओ। वो किसी सहेली के यहाँ गई होगी। जरा साक्षी के घर फोन लगाओ। सभी सुरीली को ढूंढने में लग जाते हैं पर सुरीली का कुछ पता नहीं चलता। तभी पूनम पड़ोसियों के पास सुरीली के बारे में पूछने के लिए जाती है। साक्षी, तुमने सुरीली को कहीं देखा है क्या? नहीं चाची जी, मैंने तो नहीं देखा, पर मंडी में मैंने देखा था कि दोनों देवरानी जिठानी लड़ाई कर रही थी, जैसे एक दूसरे के खून की प्यासी हों। आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर गंदा इल्जाम लगाने की? हाँ, हम झगड़ा करते हैं, खूब लड़ते हैं, पर वो हमारा पारिवारिक मामला है।
मैं अपनी देवरानी से कितना भी झगड़ा कर लूं और कितना भी नाराज हो जाऊं, पर मैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप हमारे रिश्ते के बारे में जानती ही क्या हो जो ऐसी भयानक बातें कर रही हो? ये सब कौन जाने भाभी, मैंने तो बस आपको वही बताया है जो मैंने देखा, और मंडी में क्या हुआ होगा वो तो सारा मोहल्ले ने देखा है। चाची जी, अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आप और लोगों से भी पूछ लो, रोशनी से पूछो, नीतू से पूछो, हरिया भैया से पूछो। सबने देखा था इन दोनों को एक दूसरे के खून की प्यासी होते हुए झगड़ा करते हुए। नेहा साक्षी से बहस करना सही नहीं समझती और वहां से मायूस होकर घर आ जाती है। हॉल में आती पूनम नेहा को रोते हुए देखती है। तभी नेहा बोलती है, माँ जी, ये लोग मुझे कितना बुरा समझ रहे हैं। मैं सबसे ज्यादा प्यार अपनी देवरानी से करती हूँ, वो मेरी छोटी बहन जैसी है। हाँ, हमारी नोकझोंक होती है, पर मैं उनके साथ कभी गलत नहीं कर सकती। मुझे पता है कि वो जहाँ भी होंगी ठीक होंगी। मैं जानती हूँ नेहा, तुम्हें ये समझाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी सास हूँ और तुम्हारी माँ जैसी हूँ। मैं तुम्हारी और सुरीली की दोस्ती को अच्छे से जानती हूँ। लोग चाहे कुछ भी कहें, मैं ये सब नहीं मानती। पर बेटा, अब बहस बंद करो और ये सोचो कि सुरीली कहाँ चली गई। 10 बज चुके हैं और उसका फोन भी बंद है। दूसरे दिन सुबह बाहर से एक तेज आवाज आती है, जैसे कोई ऑटो रुका है। सुरीली ऑटो से उतरती है। उसके सिर पर पट्टी बंधी है और हाथ में सूजन है। सुरीली आवाज लगाती है, जेठानी जी, मम्मी जी। देवरानी जी, रात भर कहाँ थी आप? और ये चोट कैसे लगी? इतनी चोट आपको कैसे लग गई? जेठानी जी, मैं मंडी में गुस्से में आ रही थी और एक 4 पहिया गाड़ी से मैं टकरा गई और बेहोश हो गई थी। लोगों ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया, पर मैं बेहोश थी और मेरा मोबाइल भी बंद था, इसीलिए मैं किसी को कुछ बता नहीं पाई। सुबह होते ही मैं सीधे घर आ गई। मुझे माफ कर दीजिए देवरानी जी, मुझे आपके पीछे आना चाहिए था। मुझे आपको ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। अच्छा हुआ आप आ गई। पता नहीं लोग यहाँ कैसी कैसी बातें बना रहे थे। नेहा सुरीली को सहारा देकर घर के अंदर लाती है। पुनीत और हितेंद्र भी वहां आ जाते हैं। तभी नेहा सुरीली को बताती है, आपको पता है, मोहल्ले वाले कह रहे थे कि मैंने ही आपके साथ कुछ गलत किया है, इसलिए आप मिल नहीं रही हैं। और बिना जाने कैसे कैसे मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे। मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी। ये सब सुनकर सुरीली को बहुत गुस्सा आता है और सुरीली बोलती है, क्या उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई हम दोनों देवरानी जेठानी में अफवाह फैलाने की? मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। चलो, मैं अभी उनकी खटिया खड़ी करती हूँ। कोई बात नहीं देवरानी जी, आप पहले ठीक हो जाइए। हम दोनों मिलकर बाद में सबकी खटिया खड़ी कर देंगे। हम दोनों चाहे कितना भी लड़ाई झगड़ा कर लें आपस में, पर हम दोनों कभी एक दूसरे का बुरा नहीं सोच सकते। अगले दिन सुरीली को देखने के लिए मोहल्ले वालों की लाइन लग जाती है। सुरीली सोफे पर लेटी होती है और नेहा उसके पैरों के पास बैठकर पट्टी कर रही है। पूनम और राजवीर भी वहीं बैठे हैं। तभी पूनम बोलती है, देखा तुमने मेरी बहू पर इल्जाम लगाया था ना। आप समझ आए कि मेरी बहुएं कभी एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ सकती। आज के बाद मेरी बहुओं पर इल्जाम लगाने से पहले सोच लेना। और समझ गए ना देवरानी जिठानी के प्यार में कभी दोस्ती तो कभी दुश्मन। इन्हें कभी समझ नहीं पाओगे तुम। जाओ, सब अपने अपने घर जाओ। मेरे घर में झांकने की जरूरत नहीं है। पूनम की बात सुनकर सभी अपने अपने घर चले जाते हैं और अब दोनों बहुएं आपस में मिलजुल कर रहने लगती हैं।